हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज श्रीवास्तव एक बार फिर से आ गया हूँ मेटल एंड मेटल्स में मिक्सचर टॉपिक्स लेके। जो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ लिया था तो फिर मिक्सचर से कुछ बाकी था तो उसी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मिक्सचर, जैसे कि यहाँ पे मिक्सचर में पहला आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, सॉरी जैसे यहाँ पे ORL लिक्विड पाउडर्स दिख रहा है आपको जो है यहाँ पे एक मिक्सर्स का एक पैकेट दिखाया गया है जो ORSL है, जिसमें ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स है। ये जो है मिक्सर्स का हम एक एग्जांपल्स लिए हुए हैं। ये पाउडर फॉर्म्स में होता है, इट मीन्स की सॉलिड स्टेट्स है ये। तो ये मिक्सचर्स है, ये मिक्सचर से बना हुआ है। फिर सेकंड आता है कि एक गर्ल्स को दिखाया गया है, एक लड़की को दिखाया गया है कि यहाँ पे खुले में एटमॉस्फेयर से जो है ब्रीथिंग कर रही है। मीन्स ब्रीथिंग मीन्स एयर को इनहेल कर रही है। मीन्स कि ये एयर क्या है, तो यहाँ पे मिक्सचर्स है। एयर क्या है, यहाँ पे मिक्सचर है। फिर हमारे पास जो है आता है यहाँ पे ये दिखाया गया है डार्क वाटर, ब्लैक वाटर, यानी सीवेज है। सीवेज सिस्टम्स में ये ब्लैक वाटर्स को आपको दिखाया गया है, ये मिक्सचर्स है। यहाँ पे इस पिक्चर में आपको जो है बहुत खूबसूरत सा एक पौधा दिख रहा है और साथ में मिट्टी भी दिख रहा है, सॉइल। सॉइल भी क्या है, मिक्सचर है। सॉइल भी क्या है आपका, मिक्सचर। फिर यहाँ पे जो है आपको ये बताने की कोशिश की गई, जो मिक्सचर्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स, इसमें क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स जो होते हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व पार्टिकल्स होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स में, वो सारे पार्टिकल्स जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे पिछले पिक्चर्स में हमने ORL देखा था, तो फिर एयर हमने देखा, सॉइल देखा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एयर है इसमें जो कंपोनेंट जो प्रेजेंट्स होते हैं, एयर में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है वो फिक्स अमाउंट्स में है। एयर का एक एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हम लोग सबको ही समझ रहे हैं। एयर में बेसिकली जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट्स होते हैं। तो इसमें कहता है क्या है कि नाइट्रोजन फिक्स होता है कि 71% के करीब में जो है नाइट्रोजन होते हैं। 78% जो है हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट्स होते हैं। और फिर 21% ऑक्सीजन और 0.03% जो है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी अदर गैसेस जो है उसमें प्रेजेंट्स होते हैं। तो एयर जो हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर्स हो गया, क्योंकि इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस, ये जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वली जो है एक दूसरे से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके कारण एयर ब्रीथिंग के दौरान जो है ये सारे कंपोनेंट्स हमारे अंदर जाते हैं। और फिर जब हम एयर को रिलीज करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो ये सारे निकलते भी हैं। लेकिन यही होता है कि ऑक्सीजन डिक्रीज करता है। ऑक्सीजन जो हम 21% जो टेक कर रहे हैं वह जो है रिलीज करते हैं हम लोग 16%, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है वो जो है रिलीज होता है 4% में। फिर यहाँ पे आया गया है कि यहाँ पे एक लिक्विड्स दिखाया गया है, एक ग्लास में लिक्विड्स है और ये लिक्विड भी हमें दिखा रहा है कि होमोजीनियस मिक्सचर है। लिक्विड क्या है हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर है। जनरली ये सोडा वाटर होगा, तो सोडा वाटर हमारा क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर में इसमें भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसमें भी पार्टिकल्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फिर होमोजीनियस यहाँ पे भी दिखाया गया कि साल्ट और वाटर है, तो साल्ट और वाटर भी हमारे क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। साल्ट और वाटर का कॉम्बिनेशन में क्या होता है, होमोजीनियस यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फिर हमारे पास जो है फिर यहाँ पे जो है आइस है और नींबू। यहाँ पे क्या दिखाया गया, लेमन, यानी लेमन और वाटर का मिक्सचर दिखाया गया। ये भी क्या है हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर है। और फिर इसके बाद से कहता है कि होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड सेम थ्रू आउट्स, यानी ये जो है इक्वल कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सेम अमाउंट्स में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इनका अमाउंट फिक्स होता है, फिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फिर कह रहा है कि LY
कॉमन साल्ट इन वाटर, शुगर वाटर और सोडा वाटर, ये जो है मिक्सचर्स के एग्जाम्पल्स हो गए। इसमें एयर भी आ जाएगा मिक्सचर्स का एग्जाम्पल, एलवाई तो मिक्सचर्स का एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर्स का एग्जाम्पल्स है। फिर आता है दूसरा हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में कहता क्या है कि इसमें जो पार्टिकल्स जो इसके प्रेजेंट्स होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। ऐसे इसमें कुछ दिखते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं दिखते हैं। तो जनरली जैसे मिल्क या जो हम लोग कफ सिरप का यूजेज करते हैं, ये क्या है हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में आते हैं। या पनीर, ये क्या है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा मिल्क हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का एग्जाम्पल है। फिर एक पर्सन जो गुब्बारे की तरफ फ्लो हुआ है, इसमें भी क्या है होमोजीनियस मिक्सचर्स है। हमारा ब्लड, ये ब्लड के सैंपल्स दिखाए जा रहे हैं जिसमें हीमोग्लोबिन आपको दिखाया गया है, रेड ब्लड सेल, यानी ये आरबीसी का एग्जाम्पल है। और इसमें जो रेड ब्लड सेल जो है वो दिख रहा है आपको, और इसमें जो रेड ब्लड सेल्स में छोटे छोटे जो पार्टिकल्स आपको दिख रहा है, रेड ब्लड सेल है जो हीमोग्लोबिन इसमें मिक्स होते हैं। और हीमोग्लोबिन जो है मिक्स होते हैं जिसके कारण ये क्या हो गया आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स है, यानी ब्लड हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स है। ये ब्लड में हमारा आरबीसी को इस पिक्चर में दिखाया गया। आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और आपको ऑलरेडी ध्यान में आ जाएगा कि जो आपका आरबीसी है वो रेड ब्लड सेल जो है वो कैरी करता है हीमोग्लोबिन को, जिसमें आयरन जो है मेन कंपोनेंट के रूप में प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट पिक्चर्स में आपको दिखाया गया है जो हमारे जो है जनरली जो पानी होता है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग वाटर्स के रूप में, ये भी क्या होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। फिर यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। फिर यहाँ पे जो सी वाटर दिखाया गया, सी वाटर भी हमारा क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें साल्ट क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। फिर यहाँ पे दिखाया भी गया कि जो हमारा साल्ट जो प्रॉपर बना हुआ है जो सॉलिड स्टेट्स में दिख रहा है, ये भी क्या है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो फिर कहता क्या है कि वही जो मिक्स्ड नॉट मिक्स्ड थ्रू आउट एंड पार्टिकल ऑफ कंपोनेंट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर, यानी कहता है क्या कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं इसके पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, जबकि होमोजीनियस के पार्टिकल क्या होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हेट्रोजीनियस के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। अब फिर इसको कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से इसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। जैसे स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड, सोप सॉल्यूशन, सैंड और साल्ट, ये हमारे क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जाम्पल हैं। याद होगा कुछ सालों पहले सबको कोरोना का टीका लगा हुआ था, तो कोरोना के टीका में आपने देखा होगा कि जब वैक्सीनेशन जब हो रहा था तो उसके पहले सेकिंग किया जाता था बहुत तेज़ी में। इसके पीछे भी यही कारण था कि वो क्या है जो भी वैक्सीनेशंस के लिए जो भी मेडिसिन आते हैं जो जिससे वैक्सीनेट किया जाता है, वो सारे लिक्विड्स क्या होते हैं, वो सारे ओरली जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। स्टेकिंग करके उनके कंपोनेंट्स को मिक्स किया जाता है और मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं उसको इंजेक्ट किया जाता है। फिर वहीं हम लोग जैसे कफ सिरप लेते हैं, जब कफ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो कफ सिरप को हम लोग क्या करते हैं सेकिंग करते हैं। तो जितने भी सारे मेडिसिन लिक्विड रूप में होता है सबको सेकिंग करके ही हम लोग को क्या होना होता है, लेना होता है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जिसके कंपोनेंट्स बॉटम सरफेस पे आ जाते हैं। इस कारण से उनको सेकिंग करके जो है यूनिफॉर्मली बनाने की कोशिश की जाती है ताकि वो हमें क्या करे, फ़ायदा करे। इसलिए जो है हमें जो कफ सिरप या अदर जो भी दवा हम लोग लेते हैं या वैक्सीनेट करते हैं तो सेकिंग करके ही हमें करना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट में आता है गोल्ड। यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बाद एक आपको मेटल दिखाया गया है गोल्ड। गोल्ड जो येलो कलर में है काफ़ी प्रीसियस होता है। साथ में ये जो है अपने नेचुरल फॉर्म यानी ये गोल्ड जो है फ्री स्टेट्स में पाया जाता है, यानी नेटिव स्टेट में पाया जाता है, किसी के साथ रिएक्ट्स नहीं करता है, काफ़ी लेस रिएक्टिव मेटल से, यानी लेस क्या लो रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट ही नहीं करता है। फिर यहाँ पे गोल्ड्स के दिखाए गए हैं कि 40 निकल वाइट गोल्ड है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट, यानी कह रहा है कि जो प्योर गोल्ड होते हैं 24 कैरेट्स के होते हैं। जैसे पिछले में भी यही दिखाया गया आपको
यहाँ के 14 कैरेट येलो गोल्ड है। फिर इसके बाद से 18 कैरेट, 14 कैरेट रुबेडियम, रोहोडियम, 14 निकल वाइट गोल्ड है। फिर आपके जो 14 प्लेडियम वाइट गोल्ड है, 18 के यानी कैरेट, 18 कैरेट प्लेडियम वाइट गोल्ड है। फिर प्लेडियम और प्लेटिनम है, यानी के का मतलब यहाँ पे कैरेट से होता है, के का मतलब कैरेट, तो यानी 14 कैरेट येलो गोल्ड को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये दिखा रहा है आपको क्या कि गोल्ड को भी मिक्सचर्स फॉर्म में लाया जाता है, क्योंकि प्योर गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का होता है, और 24 कैरेट का जो प्योर गोल्ड होगा वो ब्रिटल होता है, यानी वो टूट जाएगा, अगर उसको प्रेशर दिया जाए तो वो टूटने लगता है। तो उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए, यानी उसमें स्ट्रेंथ लाने के लिए, उसमें रिजिडिटी लाने के लिए जो है हम लोग उसमें मिक्सचर्स मिलाते हैं, जैसे कॉपर मिला देते हैं, प्लेटिनम मिला देते हैं, जैसे पीछे में आपको दिखलाया गया है लास्ट स्लाइड्स में कि निकल को हमने मिक्स किया हुआ है, प्लेडियम को मिक्स किया हुआ है। तो इस तरह से करके कॉपर को, सिल्वर को भी हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड के साथ मिक्स करते हैं, ताकि ये स्ट्रेंथ इसका बना रहे, ये स्ट्रेंथ और रिजिड बन सके और हमें खूबसूरत भी दिखाई दे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी सीधे कह रहा है क्या कि इनहेंस हार्डनेस फॉर द ज्वेलरी मेकिंग, इट इज यूजुअली मिक्स्ड विथ मेटल्स लाइक कॉपर एंड सिल्वर। देयरफॉर गोल्ड ज्वेलरी 100% प्योर नहीं होता है, यानी क्या है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर आता है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में कहता क्या है कि यहां पे हमने दो चीजों को पढ़ा, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर्स, यानी पहले हम लोगों ने होमोजीनियस पढ़ा, फिर हेट्रोजीनियस पढ़ा, अब यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रहे हैं। रिएक्टिविटी सीरीज की नीड इसलिए पढ़ रही है क्योंकि जब हम मेटल पढ़ रहे हैं तो मेटल जो हमारा फ्री स्टेट्स में नहीं होता है, कहीं ना कहीं ये रिएक्ट करता है किसी ना किसी से, जैसे ये ऑक्सीजन से करेगा, वाटर से करेगा, फिर ये क्या करता है कि एसिड से करता है, बेस से रिएक्ट करता है, इस तरह से ये रिएक्ट करता है। तो हमने जैसे कि मेटल का जो है फिजिकल प्रॉपर्टी देखा हुआ था, अब यहाँ पे जो है रिएक्टिविटी सीरीज के बाद जो है हम लोग मेटल का जो है केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में है क्या, रिएक्टिविटी सीरीज में कहता क्या है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है यहाँ पे नेम दिया होगा रिएक्टिविटी सीरीज में कि हाई रिएक्टिव मेटल्स जो है, सबसे पहले पोटेशियम आता है, पोटेशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, लेड के बाद हमारा जो है लेस रिएक्टिव मेटल्स में आ जाते हैं, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। यहाँ पे क्या आ गया हमारा लास्ट में प्लेटिनम, यानी सीधे दिखा रहा है क्या, देखिएगा तो आप सबसे पहले जो है आपका पोटेशियम, पोटेशियम इज हाई रिएक्टिव मेटल्स, यानी पोटेशियम क्या है हमारा हाई रिएक्टिव मेटल्स है। सोडियम सेकेंड हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल्स है सोडियम। फिर हमारा कैल्शियम आता है, थर्ड हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। फिर मैग्नीशियम आता है, और मैग्नीशियम भी हमारा क्या है हाई रिएक्टिव मेटल्स है। तो बेसिकली हम जो है जो आयरन से इवॉल्व होते हैं उनको हाई रिएक्टिव मेटल्स में ले लेते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम हाई रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। फिर उसके बाद से जो है हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स के बाद से फिर हमारे शुरू होते हैं आयरन, आयरन से जो लेस होते हैं, आयरन, जिंक, टीन, लेड, ये हमारे जो है मीडियम रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। एल्युमिनियम के नीचे, जस्ट एल्युमिनियम से नीचे जो होता है हमारा जिंक, आयरन, टीन, लेड, ये हमारे जो लेस रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं, यानी इसको लेस के बाद मीडियम रिएक्टिव मेटल्स इनको बोलते हैं। इन मीडियम रिएक्टिव मेटल्स में फिर हमारे पास जो है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड जो है और प्लेटिनम, ये लो रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। तो इसको फिर एक अलग तरह की कैटेगरीज में हमने बांटा है यहाँ पे कि मीडियम हाई रिएक्टिव मेटल्स, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स और लो रिएक्टिव मेटल्स को, इनको हमने ऐसे मान लिया कि वेरी हाई रिएक्टिव मेटल्स, यानी बहुत तेजी में जो रिएक्ट करते हैं, तो उसको हमने 3 को काउंट किया हुआ है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम को। फिर लेस रिएक्टिव मेटल में हमने जो है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और टीन को डाले हुए हैं। हमने क्या क्या डाला हुआ है एक बार फिर से देखिएगा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, टीन और लेड को डाले हुए हैं, ये हमारे जो है लेस रिएक्टिव मेटल्स। फिर हाइड्रोजन नन मेटल है, तो इसको तो हम रिएक्टिव सीरीज में लेते ही नहीं, लेकिन एक पैमाना है, कहता क्या है कि हाइड्रोजन से जो एवॉल्व होंगे वो मीडियम रिएक्टिव या हाई रिएक्टिव मेटल्स होंगे,
और फिर जो इससे जो नीचे होंगे उसमें कहता है कि हाइड्रोजन से जो नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हो गए। तो हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन है? कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अंडरस्टूड? फिर कहता है कि दिस अरेंजमेंट ऑफ द मेटल इज वर्टिकली कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। यानी रिएक्टिविटी सीरीज का एक दूसरा नाम भी क्या होता है? एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। मीन्स एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल भी हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज को बोलते हैं। एक्टिविटी क्यों नाम पड़ा? रिएक्टिविटी तो समझ में आता है कि हाई रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, ये बातें समझ में आती है। एक्टिविटी सीरीज का मतलब ये एक्टिव हैं ये मेटल्स, यानी जो स्टार्टिंग के जो मेटल्स है ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम देखेंगे आगे चल के कि ये रिएक्शंस में कैसे पार्टिसिपेट्स करते हैं। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हम लोग यहाँ पे जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे, तो रिएक्टिविटी सीरीज के बाद मैंने बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं इसलिए हैं ताकि हम जो है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। कौन सा मेटल जो है रिएक्ट करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन कितना फास्ट करेगा, ये सारी चीज़ों को हमें इसमें पढ़ना है। जैसे मेटल बिहेव्स यूनिकली इन द केमिकल रिएक्शंस। These are the electropositive elements have the tendency to lose the electrons and form the positively charged ions called the cations। कह रहा है क्या कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्जेस बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैटायंस कहते हैं। जैसे सोडियम, ये सोडियम हो गया हमारा, ये सोडियम का सिंबल हो गया। ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? या लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपने से निकालेगा। तो ये सोडियम जो है अपने पास जो है एक पॉजिटिव चार्ज बनाता है, यानी यूँ कह सकते हैं कि Na+ बना दिया। तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इस सोडियम को या Na+ को हम लोग क्या कहेंगे? कैटायन कहेंगे। क्या बोलेंगे? कैटायन बोलेंगे। यानी ये जनरली मेटल के साथ होता है कि मेटल जो करता क्या है कि ये मेटल जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? लूज करते हैं। जिसपे क्या करता है कि मेटल जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज बना देगा। मेटल क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। और इसी जो पॉजिटिव चार्ज बना रहा है एक कैटायन होता है। ये क्या होता है? कैटायन होता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं जनरली, इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको कहते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं? चले यानी यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिखाया हुआ है कि सोडियम प्लस बना दिया, लॉस 1 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियरली लिखा हुआ है कि लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, और क्या डायरेक्टली लिखा हुआ है? मैग्नीशियम यानी लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर अलाउड टू मेटल फ्रॉम द कंपाउंड्स। यानी जो कैटायंस होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो है कंपाउंड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी ये अलाउ करते हैं कि आप कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये तो प्रॉपर्टीज हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि सोडियम है, ये प्लस में है और Cl माइनस में है। ये दोनों जब मिक्स करेंगे तो NaCl बनाते हैं। दोनों क्या करते हैं? NaCl बनाएंगे। ये जो हो गया सोडियम आयन होंगे यानी कैटायन। क्लोरीन माइनस आयंस यानी एनायन कहते हैं, और दोनों मिलके क्या बना दिया हमें? सोडियम क्लोराइड। क्या बना दिया? सोडियम क्लोराइड। यानी ये हमें बना दिया सोडियम क्लोराइड, जो एक तरह का क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। क्या हो गया? तो जनरली कंपाउंड ऐसे फॉर्म्स होते हैं जब कैटायन और एनायन एक दूसरे से मिलते हैं, कंबाइंड होते हैं, एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करते हैं या शेयरिंग करते हैं। यानी 2-3 तरीके से होता है, एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, या बोथ होगा। पहला क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्या कर सकते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या बोथ, यानी दोनों केसेस आएंगे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। ऐसे करके जो है कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, एक गलत। फिर आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स पे। क्या रहेगा कि जनरली जो है मेटल
ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। फिक्स है कि मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ये मेटल ऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्ट करते हैं ये बेस बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। सम मेटल्स ऑल्सो फॉर्म द एम्फोट्रिक ऑक्साइड दैट कैन रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेसिस। एग्जाम्पल ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक। यानी कुछ मेटल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स होते हैं। एम्फोट्रिक ऑक्साइड वैसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस से ही रिएक्ट करते हैं, बाकी किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, यानी वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। इसी का एक टाइप होता है अल्कली। अल्कली जो है वाटर से रिएक्ट करता है। जैसे जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर सिंस दे फॉर्म्स अ बेस, यानी अल्कली। यहाँ पे लिखा हुआ कि अल्कली जो होता है वो वाटर से रिएक्ट करता है। अल्कली किससे रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करता है। जबकि एम्फोट्रिक जो है एसिड और बेस से करता है। तो एम्फोट्रिक और अल्कली दोनों क्या होते हैं, दोनों मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। यानी मेटल ऑक्साइड जनरली दो टाइप्स के आ गए। मेटल ऑक्साइड दो टाइप्स के आ गए। पहला कहता क्या है, अल्कली। ये मेटल ऑक्साइड क्या हो गया, अल्कली। और सेकंड हो गया एम्फोट्रिक। सेकंड क्या हो गया, एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक ऑक्साइड और अल्कली। मेटल ऑक्साइड, वैसे मेटल ऑक्साइड जो वाटर से रिएक्ट वैसे मेटल ऑक्साइड जो वाटर से रिएक्ट करते हैं उसे क्या कहेंगे, अल्कली कहेंगे। और वैसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस से रिएक्ट करते हैं उसको एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। सोडियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, फिर क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि सोडियम है। सोडियम क्या होता है कि ये मैंने लास्ट क्लासेस में बताया हुआ था कि सोडियम जो होता है ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पे सेल्फ ही बर्न कर जाता है, जो यहाँ पे हो रहा है। फिर यही सोडियम ऑक्साइड जो सेल्फ बर्न कर जाता है, सोडियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे वो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। और ये सोडियम ऑक्साइड जो है वाटर से रिएक्ट करके जो है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। मीन्स कि Na रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन O2, ये बना देता है हमें Na2O। फिर यही सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O फिर जो है वाटर से रिएक्ट करके आपको जो है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है, यानी NaOH टू द होल ट्वाइस। यहाँ पे देखना है कि एक चीज और होता है यहाँ पे कि वैलेंस भी देखना पड़ता है कि यहाँ पे सोडियम जो है 2 है, तो यहाँ पे हमने क्या कर देंगे, सोडियम 2 कर देंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा 2 है, तो ऑक्सीजन जो है हम यहाँ पे चेंजिंग करेंगे और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन हम 2 कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। और यहाँ पे जो है हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4Na प्लस O2 2Na2O बना देगा। फिर Na2O प्लस H2O, यहाँ भी हम देखेंगे सोडियम बैलेंस्ड है कि नहीं। तो सोडियम, यहाँ पे सोडियम कितना है, 2 है। ऑक्सीजन आ गया, फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड है, जहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। हम प्रोडक्ट में देखते हैं, तो प्रोडक्ट में देखेंगे क्या कि सोडियम हमारा 1 है, जिसको कि हमें क्या करना है, डबल करना है, यानी 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा सोडियम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर हमारे पास ऑक्सीजन इंक्रीज कर जाता है, यानी ऑक्सीजन हमारे पास 2 to 4, यानी प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन कितना है हमारा 4 है। तो यहां भी हम लोग ऐसा करेंगे कि ऑक्सीजन हमारा 4 हो जाए और हाइड्रोजन भी हमारा क्या हो जाए, 4 हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से जो ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन हमारा जो है 212, यानी यहां पे भी हम एक लिटिल सी चेंजिंग करेंगे। ओके, तो सोडियम, सोडियम जो है हमारा Na2O है,
फिर आते हैं हम, ये जो दिखा रहा है कि रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ the oxygen at room temperature, but on heating magnesium burns in air dazzling with flame. यानी मैग्नीशियम जो है डायरेक्टली जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाता है, इसके लिए मैग्नीशियम को हम लोग हीट करते हैं, और हीट करने पे जो है मैग्नीशियम जो है बर्न कर जाता है, और ये हमें व्हाइट फ्लेम देता है। कैसा फ्लेम देता है? व्हाइट फ्लेम देता है। और ये जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बना देगा हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमारा MgO है, और ये हमारा Mg हो गया मैग्नीशियम, और ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, जिसमें कि ये इसमें हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं। ये सिंबल किसका है? जो ट्रायंगुलर शेप में दिखाया गया ये हीट का सिंबल है। फिर आते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो होता है व्हाइट डेजलिंग फ्लेम होता है। ये कैसा होता है? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम होता है, ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम होता है, और इसी फ्लेम पे जो है ये हमारा रिएक्शंस होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया भी गया है, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर मैग्नीशियम जो है वाटर से रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देता। फिर यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वाटर से रिएक्ट करके क्या बना दिया है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना दिया है। क्या बना दिया है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH टू द होल ट्वाइस, MgOH टू द होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हो गया हमारा Mg, और वाटर हो गया हमारा H2O। फिर हमारा जो है नेक्स्ट में आता है क्या कि हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। यानी कहता क्या है कि जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस होता है। ये हाइड्रोजन गैस जो है ये दो रूप में आता है, एक मेटल ऑक्साइड और एक दूसरा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। यानी कहता है क्या कि मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वह जो है हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, और लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो ऑक्साइड बनाएंगे। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं, और हाई रिएक्टिव मेटल्स क्या बनाते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे देखिएगा कि यहाँ पे जो है मेटल प्लस वाटर मिलके क्या बनाएंगे? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये हाई रिएक्टिव मेटल्स, ये क्या है आपका? हाई रिएक्टिव मेटल है, ये हाई रिएक्टिव मेटल जो है वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? लिबरेट करेगा। ये सिंबल दिख रहा है कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है? लिबरेट हो रहा है। फिर यहाँ पे मेटल, ये जो है मीडियम रिएक्टिव मेटल्स है, लेस रिएक्टिव मेटल या मीडियम रिएक्टिव मेटल्स भी बोल सकते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल। और ये लेस रिएक्टिव मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो हम अभी देखेंगे कौन कौन से मेटल जो हैं, जो हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स है वो कैसे जो है रिएक्ट करते हैं। तो जैसे देखिएगा पोटेशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। पोटेशियम जो है कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। पोटेशियम के सिंबल होता है, कोल्ड वाटर H2O, ये हमारा क्या हो जाएगा? कोल्ड वाटर। और ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा हमारा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH प्लस H2 गैस बना देगा, हाइड्रोजन गैस बना। फिर आता है हमारा सोडियम, जो सेकेंड
हाई रिएक्टिव मेटल है, सेकंड हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल। ये भी कह रहा है कि सोडियम भी जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, लिबरेट करेगा। यानी यहां भी सोडियम जो है, सोडियम का सिंबल Na होता है, कोल्ड वाटर में H2O लिख देंगे, ब्रैकेट में हमारा कोल्ड वाटर हो जाएगा। और ये जब रिएक्ट करते हैं तो ये हमारा बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। फिर कहता क्या है कि हमारा जो है जब मैग्नीशियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो मैग्नीशियम की एक खासियत होती है कि मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ये जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है या स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, लिबरेट करता है। जबकि यही मैग्नीशियम स्टीम के साथ अगर रिएक्ट करता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता। ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो फिर से देखिएगा कि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ नो रिएक्शन, मैग्नीशियम ये सॉलिड है और ये हमारा कोल्ड वाटर। तो सीधे कहता है कि कोल्ड वाटर होगा, नो रिएक्शन, नो। हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा, लेकिन स्लो प्रोसेस होगा। ये क्या होगा, स्लो प्रोसेस है, प्रोसेस काफी स्लो होगा। वहीं मैग्नीशियम स्टीम के साथ फास्ट रिएक्ट करता है। यहां पे भी जो है जो हमारा हॉट वाटर होगा मैग्नीशियम्स के लिए, जो हॉट वाटर का फॉर्मूला सेम H2O, ब्रैकेट में हम हॉट वाटर कर देंगे, हॉट वाटर, और फिर जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH टू द होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन। ये हमारा काफी स्लो प्रोसेस में चलता है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे MgOH प्लस H2 गैस, स्लो प्रोसेस होता है। क्या होता है, काफी स्लो प्रोसेस होता है। अब आते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो स्टीम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। फिर आता है रिएक्शन जिंक। जिंक जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जिंक भी स्टीम के साथ यानी H2O, ये स्टीम हो गया। H2O क्या हो गया, स्टीम पोजीशन। ये जो है इस जिंक ऑक्साइड यानी ZnO प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। फिर कहता क्या है कि आपको मेटल डाइल्यूट मिनरल एसिड यानी एसिड के साथ रिएक्ट करके, डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये कौन सा गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है मिनरल एसिड के साथ। मोर रिएक्टिव मेटल्स रेडली इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड while less reactive metals react slowly evolve the hydrogen gas। कहता है क्या है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो जो है फास्टली जो है रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, और डाइल्यूट एसिड के साथ फास्टली रिएक्ट करके जो है लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस को। और वही जो है लेस रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं ये स्लो प्रोसेस के साथ जो है रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड में, और फिर जो है ये हाइड्रोजन गैस को जो है स्लो प्रोसेस में जो है रिलीज करते हैं। इस हाइड्रोजन गैस को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, तो बर्निंग कैंडल को अगर हाइड्रोजन गैस के नियर में ले जाते हैं, बर्निंग कैंडल को अगर हाइड्रोजन गैस के नियर में लेके चले जाते हैं तो ये क्या करता है कि पॉप साउंड रिलीज करता है। जब बर्निंग कैंडल को जो है अगर हम कैंडल के नियर में लेके चले जाएंगे तो कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगा, पॉप साउंड की तरह
प्रोड्यूस करता है। इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। यानी हाइड्रोजन गैस आइडेंटिफाई करने का बहुत इजी तरीका है कि हम जो है बर्निंग कैंडल को उस गैस के पास लेके जाएंगे और गैस जब रिलीज होगा तो बर्निंग फ्लेम के पास जब पहुंचेगा तो वहां पे वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। और यह पॉप साउंड जो है ये बताता है कि यहाँ पे कौन सा गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। फिर कहता है क्या है कि रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ डाइल्यूट एसिड। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पे सोडियम और प्लस HCl डाइल्यूट एसिड है। कौन सा एसिड है, डाइल्यूट एसिड, यानी NaCl प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। ये जो है रेडली और विगोरसली होता है, यानी जेंटली होता है, काफी फास्ट जो है रिएक्शन होता है। फिर कह रहा है कि मैग्नीशियम, सेम कंडीशंस कि मैग्नीशियम है और HCl है और ये जो है डाइल्यूट। तो मैग्नीशियम जब डाइल्यूट एसिड के साथ जाएगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। सिर्फ मैं सिंबल लिख रहा हूं जो कि बैलेंस्ड नहीं है। H2 इज इन्वॉल्व क्विकली लेस रेडली, यानी ये कह रहा है क्विक लेस रेडली करता है, यानी यहां पे जो Mg हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रहा है थोड़ा स्लो प्रोसेस में चलता है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल्स में, यानी चौथे नंबर पे आता है, फोर्थ पोजीशन होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में इसका जो है डाउनवर्ड फोर्थ पोजीशन होता है, इस कारण से थोड़ा क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए क्विक लेस रेडली। फिर कहता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहां पे भी लेस रेडली है, यहां पे भी एल्युमिनियम जो है ये HCl से रिएक्ट करता है तो लेस रेडली है और ये बना देता है एल्युमिनियम क्लोराइड LCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर कहता क्या है कि यहां पे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है जिंक क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। कहता है क्या है कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आएंगे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया हमारा H2SO4 और प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl2, सॉरी ये कुछ गड़बड़ कर दिया गया है यहाँ पे, वन मिनट, एक प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पे जिंक सल्फेट हो, यहाँ पे क्या होगा, जिंक सल्फेट, और फिर यहाँ पे लिखेंगे ZnSO4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। यानी जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है ये जो है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यहाँ पे भी ये क्या होगा, डाइल्यूट में आ जाएगा और यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट में। तो जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। फिर कह रहा है कि आयरन, आयरन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है आयरन क्लोराइड बनाता है, यानी आयरन मींस Fe, और जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से रिएक्ट जब ये करता है तो ये बना देगा आयरन क्लोराइड यानी FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, यही बनाएगा आपका। यानी आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, और आयरन क्लोराइड का जो फॉर्मूला होगा FeCl2 होगा। फिर आता है रिएक्शन कॉपर विथ डाइल्यूट एसिड। कह रहा है कि कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है नो रिएक्शन, यानी कॉपर कभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है और इसमें किसी तरह का कोई हाइड्रोजन गैस भी रिलीज, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा, यही है। फिर हमारे पास आता है क्या
कि मिनरल एसिड इज इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे HCl, H2SO4 और HNO3। यहाँ पे HCl को जो है हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और H2SO4 इसको पढ़ते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या पढ़ते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। और HNO3 इसको पढ़ते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। तो हमारा क्या हो गया कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 को हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रिक एसिड। ये हमारे जो है तीनों के तीनों क्या है? मिनरल एसिड्स हैं। ये क्या होंगे? हमारे मिनरल एसिड। अब ध्यान देना है, एल्युमिनियम जो है डाइल्यूट एसिड के साथ जो है स्लोली रिएक्ट करता है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव्स में आता है। फिर कह रहा है क्या कि ये जो होते हैं स्लो इनिशियली बट आफ्टरवर्ड्स इट बिकम्स अ रैपिड बिकॉज इनिशियली टफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये जो है एल्युमिनियम जो स्लो इसलिए रिएक्ट करता है क्योंकि इसके पास क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर होता है। जैसे ही ये लेयर रिमूव होता है रिएक्शंस के दौरान, तो ये फास्ट जो है रिएक्ट करने लगता है, रैपिडली ये जो है रिएक्ट करता है। यही है, दिस लेयर रिमूव्ड एंड फ्रेश मेटल रिएक्ट्स रैपिडली विथ डाइल्यूट एसिड। यानी जैसे ये लेयर जो है रिमूव होता है, ये स्थिति जो है आयरन के साथ भी आती है और जिंक के साथ भी आते हैं कि उनका लेयर जैसे ही रिमूव होता है ये फास्ट रिएक्ट करने लगते हैं। फिर कह रहा है क्या कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जो रिएक्ट करेंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर बनाते हैं। ये जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, Al2O3। ये हो गया हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड। और जो HCl है ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl क्या हो गया हमारा? हाइड्रोजन क्लोराइड। और फिर हमारा जो है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, इसको क्या पढ़ेंगे? एल्युमिनियम क्लोराइड। और H2O ये ऑलरेडी जानते हैं कि हम लोग वाटर। तो कह रहा है क्या कि विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रेस्पेक्टिवली nitrates and sulfate metals forms the above reaction. The reactions of metal of nitric acid are more complex due to nitric acid जो होता है इसके साथ रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ना नहीं है, नाइट्रिक एसिड जो होता है हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है, जिसके कारण इसके साथ क्या होता है कि मेटल जो रिएक्ट करते हैं उसके साथ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। सिर्फ दो ही ऐसे मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एक है मैग्नीशियम और दूसरा क्या है? मैंगनीज। इसके बारे में और डिटेल्स में बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहां पे आते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल्स। कहता क्या है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होंगे वह डिस्प्लेस करेंगे लेस रिएक्टिव मेटल्स, यानी जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो लेस रिएक्टिव मेटल्स के कंपाउंड को क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं। इस कारण से इसको हम लोग कौन सा रिएक्शंस भी बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जो है यहां पे कह रहा है कि M1 एंड M2 आर द दो जो है M1 और M2 जो है दो मेटल्स है, जिसमें से एक हाई रिएक्टिव मेटल्स है, दूसरा क्या है? लो रिएक्टिव मेटल्स है। तो इसमें जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होगा वो लो रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करेगा और फिर वह साल्ट बनाता है। जैसे यहां पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ कि आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट और कॉपर मेटल बनाता है। आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन और कॉपर में आयरन हाई रिएक्टिव मेटल्स है,
और कॉपर जो है लो रिएक्टिव मेटल्स है। तब क्या करेगा यहाँ पे Fe जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और यहां पे बना देगा FeSO4 प्लस कॉपर, FeSO4 प्लस कॉपर। Fe यहां पे क्या कहता है कि Fe इज हाई रिएक्टिव मेटल than the copper. So, Fe displace the copper, इसलिए जो है Fe जो है कॉपर को डिस्प्लेस करता है ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शंस के। इसमें ध्यान रखना है कि हमारा जो FeSO4 है यानी जो कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर में होता है, ये क्या होता है ब्लू कलर होता है और एक्वस सॉल्यूशन होता है, जबकि हमारा आयरन सल्फेट ये लाइट ग्रीन कलर होता है, ये लाइट ग्रीन कलर में आता है। और ये हो गया हमारा, तो यानी जो कॉपर सल्फेट है ये हमारा ब्लू कलर है और आयरन है, आयरन को जैसे इस ब्लू कलर में डिप्ड करेंगे कुछ ही पलों के बाद जो है हमें जो है एक लाइट ग्रीन कलर उसमें दिखाई देगा, जो क्या हो गया FeSO4 हो गया और फिर हमारा कॉपर जो है रिलीज हो जाता है। यानी कॉपर लेस रिएक्टिव है और आयरन क्या है हाई रिएक्टिव मेटल्स। वही चीज यहां पे लिखा है कि आयरन blue copper sulfate solution, the blue color fades as a green ferrous sulfate solution is formed and brown bits of copper forms a precipitate। फिर कह रहा है कि मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर बनाता है। यहां भी जो हमारा कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर में होगा और मैग्नीशियम क्या है कि ये कलर लेस है, मैग्नीशियम सल्फेट। यहां पे कॉपर सल्फेट, ये हो गया हमारा मैग्नीशियम और ये हो गया हमारा मैग्नीशियम सल्फेट और ये हो गया हमारा, कोई कंफ्यूजन नहीं? कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है, जैसे कॉपर सल्फेट है, जिंक है तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है। आयरन सल्फेट दिया हुआ है, आयरन सल्फेट जो है जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक सल्फेट और आयरन बनाएगा। फिर जिंक सल्फेट जो है कॉपर आयरन या सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा तो नो रिएक्शंस होगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है लेस रिएक्टिव मेटल्स है। ये सारे के सारे क्या है आपके लेस रिएक्टिव मेटल्स है। जैसे यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट Zn, ये क्या बना दिया ZnSO4 प्लस कॉपर। फिर यहाँ पे आयरन सल्फेट है तो FeSO4 प्लस जिंक, ये बना देगा ZnSO4 और प्लस आयरन को रिलीज कर दिया। लेकिन जिंक सल्फेट से जिंक से लेस रिएक्टिव है कॉपर आयरन सिल्वर, इसलिए कॉपर आयरन सिल्वर जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। हाई रिएक्टिव मेटल्स ही जो है लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करते हैं। इसी के साथ ही मेटल गिव द मेटेलिक क्लोराइड विथ क्लोरीन, तो मेटेलिक क्लोराइड आर गिवन। जैसे यहां पे दिया हुआ कि सोडियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जो है सोडियम क्लोराइड बनाता है। यानी सीधे कह रहा है कि कोई भी मेटल अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका क्या करता है क्लोराइड फॉर्म बनाता है, जिसे हम लोग कॉमन साल्ट भी कहते हैं। जैसे कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया कैल्शियम क्लोराइड, ये काफी फास्ट रिएक्शन होता है। फिर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा। ये रस्ट का है, जो नेक्स्ट क्लासेस में जो है हम ये देखेंगे कि आयरन जो है अगर उसको मॉइस्चराइज फॉर्म में जब आता है मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशंस में तो क्या होता है, इस चीज